हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माने, एतवार माने। प्रभाववादी चित्रकार एतवार माने को किसी के भी हिसाब से, किसी के भी पाबंदी के साथ में काम करना पसंद नहीं था। वे अपने तरीके से स्वच्छंद विचारों से अपना काम करते थे और किसी की परिधि में रहकर, किसी के पाबंदी में रहकर उसे किसी और के तरीके से, किसी और की स्टाइल से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने तरीके से, अपने एक पहचान में वो अपना काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। 23 जनवरी 1832 को पेरिस में उनका जन्म हुआ। 30 अप्रैल 1883 पेरिस फ्रांस में ही उनकी डेथ हुई। जिसका जीवन तथा विचार आधुनिक हो और जो आधुनिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो, ऐसे ही कलाकार की कला विशिष्ट होगी और अशुद्ध रूप से आधुनिक होगी। इस दृष्टि से निश्चित ही माने और उसकी कला आधुनिक कला के इतिहास में एक मील के पत्थर के रूप में स्मरण की जाएगी। एडवर्ड माने का नाम अधिकतर कला समीक्षकों तथा इतिहासकारों ने आधुनिक कला के प्रथम कलाकार के रूप में लिया। वह वास्तव में पहला कलाकार है जिसे आधुनिक जीवन तथा विचारों की देन कहा जाता है। माने ने आरंभ से ही सिद्धांतवादी तथा शास्त्रीय कलावृत्ति की घिसी पिटी शैली, तकनीक तथा विषय वस्तु को त्याग दिया। यही कारण था कि आरंभ से ही माने को अपने जमाने के कलाकारों, समीक्षकों तथा साधारण लोगों की तीखी तथा भद्दी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अक्सर चित्रकार सेज़ा को आधुनिक कला का जनक माना जाता है, क्योंकि उसकी कला आधुनिक संभावना से इतनी समृद्ध थी कि बाद में आधुनिक कला की अनेक शाखाएं उसी से प्रेरणा ग्रहण कर स्फुटित हुई। पर माने पहला कलाकार है जिसने सिद्धांतवादी तथा शास्त्रीयतावादी की चट्टानों को फोड़कर आधुनिक कला प्रवाह के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। उसे आधुनिक कला का मार्ग निर्माता कलाकार माना जाना चाहिए। माने की कला शिक्षा टाइम्स कोतूर की स्टूडियो में आरंभ हुई, जो कट्टर सिद्धांतवादी चित्रकार थे। यहाँ उसने लगभग 6 वर्ष बिताए, पर वहाँ की कला शिक्षा उसे एक दिन भी अच्छी नहीं लगी। माने कोतूर की शिक्षा पद्धति तथा वहाँ के वातावरण से इतना ऊब चुके थे कि उसने अपने सहपाठी आंतोनी प्रांत से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ क्यों पड़ा हूँ। यहाँ के वातावरण में हम जो भी देखते हैं कितना शर्मनाक है। यहाँ की रोशनी नकली, यहाँ की परछाइयाँ झूठी। जो ही मैं स्टूडियो में आता हूँ मुझे लगता है जैसे कि मैं किसी कब्र में घुस गया हूँ। वास्तव में कोतूर यथार्थवादी कला प्रवृत्ति में इतना खिलाफ था कि जो ही उसका कोई छात्र उसकी तरफ आकर्षित हुआ, वह फौरन टोका टाकी करने लगता था। उसे यथार्थवादी की बढ़ती प्रशंसा जरा भी नहीं भाती थी। माने का दृष्टिकोण शुरू में अत्यंत यथार्थवादी था और वह जरा भी पसंद नहीं करता था कि कोई उसे उसके मार्ग से विचलित करे। वह अपने मार्ग पर दृढ़ विश्वासी था। वह अपने ढंग से मॉडल बैठाता, उसे समसामयिक वेशभूषा पहनाकर ही चित्रण करता था, जो कोतूर को जरा भी पसंद नहीं था। वह तो शास्त्रीय जमाने की मुखाकृति तथा वेशभूषा को ही अपनी कला के लिए उत्तम समझता था। यहाँ रहकर उसने न चाहते हुए भी सिद्धांतवादी कला के अंतर्गत बहुत कुछ सीखा, समझा, पर वह कुछ और ही प्राप्त करना चाहता था। इसलिए कोतूर की स्टूडियो छोड़कर बाद में वह स्विस अकादमी में जाने लगा। यहाँ किसी प्रकार की कला शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि एक न्यूड मॉडल बिठा दिया जाता था
और सभी अपनी रुचि के अनुसार उसे अपने ढंग से उसका चित्रण करते थे। यहाँ कोई समय की पाबंदी भी नहीं थी। जिसका मन होता विभिन्न नए पुराने कलाकार की कृतियों का अध्ययन करता और उनकी अनुकृतियाँ भी करता। माने को यहाँ मन माने ढंग से काम करने की स्वतंत्रता मिली। वह अक्सर लुव्र संग्रहालय जाकर विभिन्न नए पुराने कलाकारों की कृतियों का अध्ययन करता और उनकी अनुकृतियाँ भी करता था। माने के आरंभिक महत्वपूर्ण चित्रों में एब्सेंस ड्रिंकर समसामयिक जीवन का एक अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण है। यह चित्र उसने 1859 में बनाया, जो वेलास्के की शैली में अत्यंत प्रभावित था। इसके बारे में स्वयं माने ने कहा था, इसमें मैंने पेरिस के चरित्र को चित्रित किया, जिसका अध्ययन मैंने पेरिस में किया था और उसको मैंने उसी तकनीक सरलता से निर्मित किया जैसे मैंने वेलास्के की कला में पाया। इस चित्र को देखते ही कोतून माने पर व्यंग किया शराबी। यह ढंग है घृणा को चित्रित करने का। मेरे प्यारे दोस्त, तुम स्वयं शराबी हो जिसकी नैतिक भावना लुप्त हो चुकी है। इस चित्र को माने ने 1859 की सेलो प्रदर्शनी के लिए भेजा था, जो अस्वीकृत होकर वापस लौट आया और इस पर मान्य सरकार कलाकारों ने बड़ी तीखी आलोचनाएं भी की। 1861 में सेलोन ने उसके दो चित्र पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट पेरेंट्स स्वीकृत किया, क्योंकि यह चित्र एब्सेंस ड्रिंकर से कहीं अधिक संभ्रांत प्रकृति का था। पर अखबारों ने इस बारे में बड़ी तीखी आलोचनाएं प्रकाशित की थी। आलोचकों ने चित्रों के विषय वस्तु पर निम्न स्तर का अश्लील तथा अप्रतिष्ठित होने का आरोप लगाया था। वे उसकी नई तकनीक से भी क्रुद्ध हुए और कहा था कि तुलिका के सूक्ष्म चाप एक एक अलग स्पष्ट फूले तथा उभरे हुए ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने गारे के ऊपर गारा छापा हो अथवा कंडे थापे हो। जो भी हो, चित्र में अपनी मौलिकता के कारण युवा कलाकारों को बड़ा ही प्रभावित किया। ये पेंटिंग है माने की एब्सेंस ड्रिंकर, जो माने की अस्वीकृत हुई थी। इस प्रकार कलाकारों के क्षेत्र में पदार्पण करते ही माने को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, पर वह भी अपनी लगन तथा धुन का पक्का था। विरोधों के सामने न तो वह कभी झुका न समझौता किया, बल्कि अपने सोचे रास्ते पर और भी दृढ़ होता चला गया। इसी प्रदर्शनी में माने ने अपना प्रसिद्ध चित्र लंच ऑन द ग्रास प्रदर्शित किया, जो प्रदर्शित होते ही झगड़े की जड़ बन गया और रातों रात में उसने माने की जग प्रसिद्ध कर दिया। बदनामी इसके लिए नाम का कारण बन गई और वह विरोधी कलाकारों का प्रमुख नायक बन गया। सभी विरोधी कलाकार उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे और माने उनका नेतृत्व करने लगा। अब वह फ्रांस में आधुनिक कला के आंदोलन का सर्वप्रथम नायक तथा नेता मान लिया गया, इसलिए उसे आधुनिक कला का मार्गदर्शक भी माना जाता है और आज के विरोधी कलाकारों को भी उसकी कला प्रेरणा प्रदान करने में समर्थ हुई। लंच ऑन द ग्रास माने की एक बृहद तथा महती कलाकृति है। यह चित्र माने ने बड़ा सोच विचार कर समसामयिक जीवन को कला में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए तथा कला के परंपरागत घिसे पिटे मिथकों के प्रचलन से बाहर निकालने का आह्वान करने के लिए बनाया था। एक प्रकार से इस चित्र के द्वारा उसने कला में प्रयुक्त होने वाले
पुराने मिथकों का पर करारा व्यंग किया था। माने ने अपने चित्र में स्त्री पुरुषों की आकृतियां बनाई। वह उसके जमाने के लोग थे और आधुनिक वेशभूषा में चित्रित किए गए थे। माने ने जाने पहचाने जीवित स्त्री पुरुषों को मॉडल रूप में बैठाकर बड़ी यथार्थता के साथ चित्रित किया। वास्तव में माने ने इस रूप में रंग योजना का एक विलक्षण और उत्कृष्ट प्रयोग उपस्थित किया और यह सिद्ध कर दिया कि वह रंगों का चतुर जादूगर था। पर समकालीन कला रुचि को वह प्रभावित न कर सका। माने ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और अपने प्रयोगों में लगा रहा। लंच ऑन द ग्रास। उस समय परिस्थिति को देख करके आम जनता को यह पेंटिंग इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि वस्त्र पहने हुए पुरुषों के बीच में एक विवस्त्र स्त्री बैठी हुई है। लोगों की नापसंदी का कारण यह पेंटिंग इसीलिए बनी। 2 वर्ष बाद माने ने एक अन्य आंदोलनकारी चित्र ओलंपिया को प्रदर्शित किया जिसने परंपरावादियों को बौखला दिया। ओलंपिया वास्तव में लंच ऑन द ग्रास के तर्ज पर बना आंतरिक कक्ष का दृश्य था, जबकि लंच ऑन द ग्रास बाह्य दृश्य का। वैसे तो दोनों ही चित्रों का सामाजिक उद्देश्य एक ही था, शास्त्रीय शैली और पौराणिक विषय वस्तु की रट को तोड़कर और परिष्कृत आधुनिक रुचि को विकसित करना। इसमें कोई शक नहीं। माने उस समय चाहे अपने उद्देश्य में उतना सफल न हुआ हो, पर भविष्य उसी का था। ओलंपिया को उसके समकालीन ने अत्यंत अनैतिक माना क्योंकि उसमें जीवित युवती को इतने खुले रूप से नग्न चित्रित किया था और युवती के पीछे एक निग्रो स्त्री को फूलों का गुच्छा लिए दिखाया गया था और पलंग पर दुम उठाए एक छोटी बिल्ली को भी चित्रित किया गया था। काली निग्रेस नौकरानी के सामने संभ्रांत यूरोपीय युवती नग्न पड़ा रहना उस जमाने में अत्यंत अशोभनीय माना जाता था। ऐसा माहौल एक अनैतिक स्त्री ही रख सकती थी। सचमुच ऐसा चित्रण करना उस जमाने में अत्यंत साहस का ही कार्य माना जा सकता है और माने ने इसकी जरा भी कमी नहीं थी। यह पेंटिंग है ओलंपिया, जिसमें एक नग्न स्त्री लेटी हुई है। पीछे निग्रो महिला जो कि उसकी नौकरानी है, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी हुई है। माने ने इस चित्र की प्रेरणा भी 16वीं सदी के चित्रकार टिशिया के चित्र वेनिस ऑफ अर्बिनो तथा जॉर्जियन के चित्र स्लीपिंग वीनस से ग्रहण की थी। इन दोनों चित्रों में वीनस को नग्न रूप में बिस्तर पर लेटा ही चित्रित किया गया है। दोनों ने वीनस के लेटने की मुद्रा लगभग एक सी है और ओलंपिया में भी बिल्कुल वैसी ही। फर्क इतना है कि टिशिया और जॉर्जियन के चित्रों में युवती को देवी मानकर शास्त्रीय शैली में नग्न चित्रित किया गया है और माने के चित्र में नाम देवी का होते हुए भी नग्न युवती को एक बाजारों तथा कामुक वातावरण के साथ पूरी यथार्थता से चित्रित किया गया है। टिशिया तथा जॉर्जियन के चित्रों की तकनीक तथा शैली शास्त्रीय तथा रेनेसां कालीन है और माने के चित्रण यथार्थवादी ढंग से किए गए हैं। तीनों ही चित्रों में नग्न स्त्री को अंधेरे पार्श्वभूमि के सामने अत्यंत सपाट तथा प्रकाशित रूप में चित्रित किया गया है। माने ने पार्श्वभूमि को अत्यंत सपाट बनाया है, जबकि अन्य दोनों कलाकारों के पीछे चित्रों में पीछे का भी दृश्य अंकित किया गया है, जैसा रेनेसां काल में प्रचलित था। इस प्रकार माने निर्भय होकर बराबर अपने खोजे मार्ग पर चलते रहे, यद्यपि इसके लिए उसे अपने समाज और अकादमी से अनेक बार लड़ना पड़ा। फिर भी न तो उसने अपना मार्ग बदला और न सलों की प्रदर्शनी में भेजना बंद किया। 1865 के पश्चात उसके चित्र बारी बारी से
सलों में स्वीकृत और अस्वीकृत होते रहे, और जब स्वीकृत भी होते थे तो हर बार उसके चित्रों पर समीक्षकों की आलोचनाओं में कटुतर ही होती गई। हर बार अपने नए प्रयोगों के बल पर कदम ब कदम आगे बढ़ता और हर बार कटु आलोचनाओं से उसका स्वागत होता। माने के नए कला प्रयोगों और उसके साहस को देखकर अनेक नवयुवक कलाकार उससे प्रभावित होने लगे और उसकी चर्चा करने लगे थे। खासकर बुद्धिवादी युवा उसके नज़दीक के साथ चले गए और माने इन नवयुग कलाकारों के साथ बैठने लगे और कला पर खुलकर विचार विमर्श करने लगे। यही वह स्थान था जहाँ धीरे धीरे इम्प्रेशनिस्ट विचारधारा प्रस्फुटित होने लगी और सभी युवा कलाकारों को प्रभावित किया। माने यथार्थवादी मनोवृत्ति से क्रमशः हटते गए और इम्प्रेशनिस्ट विचारों की ओर झुकते चले गए। 1868 में माने ने अपने ज़माने के प्रसिद्ध साहित्यकार, कला समीक्षक एमिल जोला का व्यक्तिचित्र बनाया, जो अनेक दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। माने ने इस व्यक्तिचित्र पोर्ट्रेट ऑफ जोला में इस कला के प्रति उसकी गहरी दिलचस्पी हर दृष्टि से परिलक्षित होती है। अ पोर्ट्रेट ऑफ एमिल जोला। लगभग 1870 से माने बाह्य चित्रण की ओर आकर्षित होने लगे। इस तरह की तकनीक की विशेषताएं रंग प्रयोग, धूप का चित्र उसके प्रसिद्ध चित्र मनोहारी और प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त हुए। यह चित्र माने ने अपनी मृत्यु से पहले 1882 में बनाया था, पर यह उसका सबसे सुंदर चित्र था। इसमें एक सजी हुई शराब की दुकान में एक सजी हुई नव युवती को शराब बेचते दिखाया गया है। युवती के पीछे एक दर्पण है जिससे उसका पीछे का शरीर बिंबित हो रहा है। युवती बड़ी शालीनता से शान के साथ मेज पर हाथ टेके खड़ी है। व्यक्ति की मुखाकृति अत्यंत भावपूर्ण और सलोनी है। यह चित्र इम्प्रेशनिस्ट शैली का प्रारंभिक और उत्कृष्ट उदाहरण है। पेंटिंग का नाम है अ बार एट द फोलियो बर्जर। माने की नेक्स्ट पेंटिंग है यंग फ्लॉरिस्ट बांसुरी वादक। थैंक यू।